हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 14 ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्चुअली डिराइव करने जा रहे हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को। ओके फाइन, तो डेरिवेशन हम लोग आज की क्लास में देखेंगे और हम लोग अपनी अगली क्लास में सोल्यूशन देखने वाले हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की। ओके जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता है उसे हम लोग डिराइव करने के पहले एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करेंगे जहां पर हम लोग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को देख सकते हैं। ओके तो अगर एक एग्जांपल मैं उसका लूं तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो गिटार है उसका जो स्ट्रिंग है, करेक्ट नो, वो स्ट्रिंग बेसिकली जो वाइब्रेट करता है वो स्ट्रिंग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन दिखाता है। फाइन, तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को अगर हमें इमेजिन करना है और हम लोग गिटार की एक स्ट्रिंग को अगर हमने इमेजिन किया उस पर जो वाइब्रेशन हो रहा है तो वहां पर आपका सेटअप कैसा है। वो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग आप इमेजिन करेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसका थिकनेस है, मतलब कि वो स्ट्रिंग का जो थिकनेस है वो जितना पतला है वो बिल्कुल एक बराबर हर जगह है। ओके और स्ट्रिंग दोनों सिरे पर बंधा हुआ है, उस स्ट्रिंग में प्रॉपर टेंशन है, ठीक है, मतलब कि उस स्ट्रिंग को आपने खींच करके बांधा हुआ है और ये स्ट्रिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब ये स्ट्रिंग जो है वो इलास्टिक है। कोई एक रॉड को हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं जो कि एक मोटी रॉड है, उस पर हम नहीं कह रहे हैं कि हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन देखने वाले हैं क्योंकि उसमें वाइब्रेशन हम नहीं दिखा पाएंगे। फाइन, ये हमने जो एक एग्जांपल लिया है वो है आपका वाइब्रेशन इन गिटार स्ट्रिंग। फाइन, अगर मैं दूसरा एग्जांपल बोलूं तो वो एग्जांपल हो सकता है रिपल ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके लेकिन कैसे हमारा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमें मिल सकता है इन दो, सपोज इन दो एग्जांपल्स में इस स्ट्रिंग को आप प्लग करेंगे तो ये क्या होगा, एक वाइब्रेशन आपको देगा। जो वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग पर होगा वो बेसिकली इस तरह से वाइब्रेशन रहेगा। अगर आप इमेजिन करें गिटार स्ट्रिंग को जो कि पूरी तरह से टेंशन में दोनों सिरों से बंधी हुई है, वहां पर अगर आप इसे हिलाते हैं तो वो आपको इस तरह से एक वाइब्रेशन देता है, ठीक है। और ये जो वाइब्रेशन है ये बेसिकली इसका जो नेचर है वो आप देख रहे हैं कि ये आपको वाई डायरेक्शन में ही ऊपर नीचे ये तार हिलती हुई दिखाई देगी। ओके और ये जो वेव है बढ़ते जा रहा है। फाइन, और यही सिनेरियो रहता है अगर पानी में कुछ एक हल्का ऑब्जेक्ट, आप एक हल्की सी पत्थर को फेंकते हैं तो आप क्या देखते हैं, वहां पर भी जो वेव आपको दिखाई देगा वो पानी के सरफेस पर वो वेव तो फैलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो मोशन है वो मोशन परपेंडिकुलर है, मतलब वो आपका वाई डायरेक्शन में वो ऊपर नीचे वो मोशन आपको रहेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे परफेक्ट एग्जांपल हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को दिखाने के लिए। तो अगर हम स्टार्ट करें डेरिवेशन इस तरह के वेव इक्वेशन के लिए तो हमें कुछ एजम्पशंस को लेकर के चलना होगा। जो एजम्पशंस रहेंगे वो इन्हीं चीज़ों को हमने कंसिडर करना है, इन्हीं चीज़ों को हमने लिस्ट डाउन किया हुआ है, तो हमें एक परफेक्ट वेव इक्वेशन मिलेगा। तो वो एजम्पशंस हमने यहाँ पर क्या क्या नोट किया हुआ है, तो जो सबसे पहला एजम्पशन हमने माना है कि जो स्ट्रिंग है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, जैसे आप इमेजिन करें गिटार की स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग जो होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, वो इलास्टिक होनी चाहिए। जो सेम थिंग हमने कहा था अगर आप रॉड को लेकर के इमेजिन करें तो आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन उसमें नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। सेकेंड एजम्पशन जो हमने माना है वो है कि जो वेव है, जो वेव जनरेट हुआ है वो बेसिकली वो ड्यू टू ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है। इसका क्या मतलब है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग तो बात हमें समझ में आ रही है कि जैसे हमने कहा था कि हमने जो गिटार का की स्ट्रिंग ली हुई है वो बेसिकली उसको हमने खींच करके उसे बांधा हुआ है, मतलब उसमें हमने प्रॉपर टेंशन दिया हुआ है, तो वो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, वो तो ठीक है। ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या होता है, तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो होता है वो एक वाइब्रेशन है जिसमें कि जो भी एलिमेंट्स हैं वाइब्रेशन के, ठीक है, वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, जहां पर वेव आगे बढ़ रही है। वेव हमारी सपोज ये एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, लेकिन जो मूवमेंट आप देख रहे हैं इनके पार्टिकल्स का, इनके एलिमेंट्स का,
वो बेसिकली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। फाइन। तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। और ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हमें पानी की सरफेस पर कुछ पत्थर डालने पर भी दिखता है, और सेम ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हमें गिटार की स्ट्रिंग पर भी दिखता है। फाइन। अब हम लोग थर्ड एजम्पशन को लें, तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि मास पर यूनिट लेंथ, जिसे हम लोग रो से दिखाते हैं, वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? हमने पहली बात है मास पर यूनिट लेंथ को क्यों लिया है, क्योंकि जो जो स्ट्रिंग जो हम इमेजिन करने वाले हैं, जिस स्ट्रिंग पर हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है, वो एक लंबी सी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ लेंथ है जो कि नोटिसेबल लेंथ है, लेंथ को हम लोग नोटिस कर सकते हैं। तो इसमें जो मास रहेगा, इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का, इस स्ट्रिंग का अगर हम मास कंसिडर करें, तो बेसिकली हर एक यूनिट ऑफ लेंथ पर हम लोग इस मास को हमने यूनिफॉर्म बताया है। मतलब जो थिकनेस आपकी स्ट्रिंग की है वो एक यूनिफॉर्म है, जो इसका मास है हर जगह वो मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वजह से हमने मास पर यूनिट लेंथ को हम लोग रो बोलते हैं। रो जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द स्ट्रिंग। फाइन। अब हम लोग फोर्थ एजम्पशंस को लें अगर, तो द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कैन बी इग्नोर्ड ड्यू टू लार्ज टेंशन टी। इसका क्या मतलब है कि ये तो ऑब्वियस है, अगर हम गिटार को अगर हम बजा रहे हैं तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस गिटार पर, उसकी स्ट्रिंग पर हर जगह रहेगी। लेकिन हमने जो स्ट्रिंग को जो टेंशन देकर रखा है वो काफी ज्यादा वो टेंशन है, वो जो टेंशन भी एक फोर्स है, ठीक है ना। वो फोर्स जो है वो फार ज्यादा है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से। इस वजह से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप अपनी गिटार को हॉरिजॉन्टल रख करके बजाएं, वर्टिकल रख करके बजाएं, वहां पर भी कभी भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, लेकिन इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, फाइन। अब हमारा फिफ्थ एजम्पशन क्या है कि स्ट्रिंग शोज नेग्लिजिबल डिफ्लेक्शन इन एक्स डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है? डिफ्लेक्शन किसे हम कहते हैं? डिफ्लेक्शन वही बात हुई कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कोई भी मूवमेंट अगर हो रहा है, अगर हमने अभी कहा था कि हमारा जो मूवमेंट वेव का चल रहा है वो हमारे वाई डायरेक्शन में इसका डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि हमारे इस एक पर्टिकुलर प्लेस से हम लोग इसको ऊपर नीचे दिख रहे हैं, वो उसी जगह पर नहीं है। हमने माना है कि एक्स एक्सिस में ऐसा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, काफी नेग्लिजिबल है। जो भी मूवमेंट हो रही है वो ऊपर नीचे हो रही है, वो हमारे एक्स डायरेक्शन में नहीं हो रही है। फाइन। और जो सिक्स्थ हमारा एजम्पशन है वो क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग शोज स्मॉल डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ तो डिफ्लेक्शन तो हो रही है, ये हमारे फोर्स है जो कि हमारे वाई डायरेक्शन में लग रही है। वाई डायरेक्शन को अगर हम यहाँ पर डिफ्लेक्शन को यू से सपोज डिनोट करें और एक्स एक्सिस को अगर हम लेंथ से डिनोट करें, तो ये हमारा जो एक्स और वाई एक्सिस में जो भी डिफ्लेक्शन है वो बेसिकली एक स्मॉल डिफ्लेक्शन है जो कि वाई डायरेक्शन में है। तो ये पॉइंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्मॉल डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन हमें बताता है कि जो स्लोप रहेगा, जिसे हम लोग आगे फाइंड आउट करने वाले हैं, स्लोप जो स्ट्रिंग में है वो काफी स्मॉल है। स्लोप स्मॉल होने का रीजन क्या है? क्योंकि डिफ्लेक्शन जो वाई डायरेक्शन में है वो काफी स्मॉल है। इसे हम लोग अभी अच्छे से समझने वाले हैं। फाइन। तो हमने कुछ एजम्पशंस को लिया और अब हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने वाले हैं। तो हमने माना कि सपोज यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रिंग में वाइब्रेशन है। स्ट्रिंग में अभी हमने कहा था कि जो डिफ्लेक्शन है, मतलब कि जो अपनी जगह से ऊपर नीचे कुछ हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, जिसे हमने यू नाम दिया है। फाइन। और जो एक्स डायरेक्शन में है वहां पर हमने इस स्ट्रिंग की लेंथ को एक्स डायरेक्शन में नापा है, तो वो हम कहेंगे कि स्ट्रिंग का लेंथ सपोज एल है। फाइन। अब यहाँ पर हम लोग को वन डायमेंशनल वेव का डेरिवेशन निकालना है। उस डेरिवेशन को निकालने के लिए बेसिकली हम लोग फोर्स को कंसिडर करने वाले हैं। कोई भी दो पॉइंट को अगर हम लोग कंसिडर करें, ठीक है। सपोज यहाँ पर स्ट्रिंग का एक पॉइंट ए है और ये स्ट्रिंग का दूसरा पॉइंट बी है। ये जो लेंथ है कंप्लीटली ये एल है।
तो अगर हम इस पॉइंट ए को कंसिडर करें जो कि हमारे स्ट्रिंग पर किसी एक जगह पर हमने लिया है और वो जो है वो हमारे ओरिजिन से सपोज x मीटर अवे है, फाइन। और जो b है वो हमारा हम कह सकते हैं कि x प्लस डेल्टा x अवे है हमारे ओरिजिन से। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है डेल्टा x, काफी कम डिस्टेंस है a और b के बीच में, फाइन। तो अब हम लोग जो डेरिवेशन निकालने वाले हैं वहां पर डेरिवेशन निकालने के लिए हमारा मेथड क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स ए और बी पर जो भी फोर्स लग रहा है, फाइन, उस फोर्स को हम लोग उस फोर्स को समझने वाले हैं। तो ये जो फोर्स लगेगा बेसिकली ये फोर्स जो है वो टेंशन है, ओके। तो ए पर कौन सा टेंशन, तो ए पर जो टेंशन लग रहा है वो अगर हम माने ए थोड़ा इस डायरेक्शन में, हम मान लें कि ए का टेंशन, हम माने कि एक्स का जो टेंशन है वो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, T1 नाम देंगे। और यहाँ पर जो बी पर जो टेंशन लग रहा है वो स्ट्रिंग कुछ इस तरह से जा रही है, तो बी पर टेंशन हमारा T2 इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसी स्मॉल चंक को अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके इलेबोरेट करके देखें तो वो डायग्राम हमारा यहाँ बना हुआ है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वही स्ट्रिंग को हमने लिया हुआ है, यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है x है a का, और b पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मेरा x प्लस डेल्टा x है। और जो टेंशन जो लग रही है यहाँ पर, जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट a पर, वो हमारा T1 है, फाइन। और ये जो टेंशन B पर लग रहा है, स्ट्रिंग इस तरह से जा रही है तो टेंशन हमारा ऐसे जा रहा है, तो टेंशन जो है वो हमारा T2 लग रहा है B पर। और अगर इसी टेंशन का हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें और वर्टिकल कंपोनेंट निकालें तो हमें क्या आंसर मिलने वाला है। तो टेंशन T1 है, इस टेंशन को अगर हम देखें कि ये कौन सा एंगल बना रहा है हमारे एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, ये हमने मैकेनिक्स अपने कोर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर हमने माना कि ये एंगल अल्फा है जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से है, सिमिलरली जो टेंशन T2 जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो T2 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल बीटा है, ओके। तो ये एंगल हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इस टेंशन T1 और T2 को हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इसका निकालने वाले हैं। तो T1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये हमारा इस डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं ये मेरा T1 अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कह सकते हैं ये मेरा T1 cos माइनस अल्फा है, ठीक है। और cos माइनस अल्फा हमें cos अल्फा ही देता है, ये हमें मालूम है, तो हम लिख सकते हैं T1 cos अल्फा। T1 cos अल्फा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे टेंशन T1 का कंपोनेंट है, ओके। अब हमारा T2 का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो क्या है, तो T2 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T2, ये हमारा अगेन cos बीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ये होगा हमारा T2 cos बीटा, फाइन, ओके। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो T1 cos अल्फा है और T2 cos बीटा है वो दोनों हमारा सेम है। वो हम T1 cos अल्फा और T2 cos बीटा को सेम हम लोग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी एजम्पशन में देखा था, अगर हम वापस इस पर जाएं, एजम्पशन नंबर 5 में अगर हम देखें तो हमने कहा था कि स्ट्रिंग जो है नेग्लिजिबल, काफी कम, न के बराबर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है एक्स डायरेक्शन में। मतलब एक्स डायरेक्शन में हमने कोई भी फोर्स को हम लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी फोर्स, जो भी टेंशन है वो उसका डायरेक्शन जो है वो वाई डायरेक्शन में है, वो भी हमारा छोटा ही है, स्मॉल डिफ्लेक्शन है, लेकिन वो वाई डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में हम लोग कोई भी डिफ्लेक्शन को नहीं हमने इमेजिन किया हुआ है, वो हमारे वेव में एक्स डायरेक्शन के डिफ्लेक्शन को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी फोर्स हमारा एक्स डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर लगेगा, यहाँ यहाँ किसी भी पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है वो हर जगह सेम है, क्योंकि उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, फोर्स हर जगह सेम है। इस वजह से हमने T1 cos अल्फा जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है एट पॉइंट ए, T2 cos बीटा जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है एट पॉइंट बी, दोनों को हमने सेम मान लिया, ओके, फाइन। तो अब ये मेरा अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा हमारा स्लोप है, ठीक है ना, ये हमारे टेंशन T1 का स्लोप है। अल्फा जो है वो हमारे स्ट्रिंग का एट पॉइंट ए स्लोप है, और जो बीटा है वो हमारे स्ट्रिंग का एट पॉइंट बी स्लोप है, फाइन।
तो जो स्लोप है वो अल्फा बीटा, वो हमने अगर फिर से अगर हम अपने अजम्पशन पर जाएं तो हमने क्या कहा है कि जो डिफ्लेक्शन जो वाई डायरेक्शन में है वो काफी कम है। ये जो डिफ्लेक्शन वाई डायरेक्शन में यहाँ अगर हम देखें वो काफी कम है, मतलब कि स्लोप इसका काफी कम है। स्लोप कम होने का क्या मतलब है, अगर ये मेरा स्ट्रिंग है गिटार का और जब हमने इस पर वाइब्रेशन दिया तो वो आपका बिल्कुल इस तरह से वाइब्रेट नहीं करने वाला है, ठीक है ना। वो आपका वाइब्रेट इस तरह से करने वाला है। अगर इस ये तरह नहीं है वाइब्रेशन का, तो मतलब स्लोप जो इस यहाँ पर जो काफी ज्यादा है वो स्लोप ज्यादा इस जगह पर नहीं है, यहाँ पर स्लोप काफी कम है। फाइन। स्लोप कम होने का रीजन क्या है कि जो डिफ्लेक्शन है वाई डायरेक्शन में वो काफी कम है, वो इतना हेवी डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब इतना हेवी स्लोप नहीं है। इस वजह से हमने कहा है कि स्लोप जो है वो हमारे वाई डायरेक्शन में काफी कम है। तो ये स्लोप कम होने का मतलब क्या है कि ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है वो काफी स्मॉल क्वांटिटी है। ओके, ये हमारा नियरली जीरो है। ओके, तो हम जानते हैं कि कॉस अगर हम 0 डिग्री मान लें, सपोज कॉस 0 डिग्री हमें 1 देता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसे अगर मैं फिर से यहाँ लिखूं कि ये T1 cos 0 डिग्री मतलब 1, मतलब T1 इंटू 1 इक्वल्स T2 इंटू अगेन अगर बीटा को मैं बहुत नेग्लिजिबल मानूं तो ये cos 0 अगेन आपको 1 ही देने वाला है, मतलब ये आपका T1 इक्वल्स T2 है। और इसे अगर हम एक कॉमन नाम दे दें तो वो T है, मतलब वो आपका टेंशन T जो है वो आपके स्ट्रिंग में थ्रू आउट द स्ट्रिंग आपका टेंशन सेम रहेगा। फाइन। और यही आप काफी जगहों में काफी बुक में आप देखते हैं अजम्पशन में भी कि हमारे स्ट्रिंग में जो टेंशन है थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन को हमने सेम माना है। सेम मानने का रीजन यही है कि जो डिफ्लेक्शन वाई डायरेक्शन में काफी कम है, मतलब स्लोप काफी कम है, इस वजह से हम लोग इसे T1 और T2 को सेम मानते हैं। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया, जो कि ये T1 cos अल्फा इक्वल्स T2 cos बीटा इक्वल्स T। फाइन। अगर अब हम लोग इक्वेट करें कि हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लगने वाला है, तो वो हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ हम देखने वाले हैं फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होने वाला है। जो हमने यहाँ देखा था वो हमारा क्या था, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब हमने देखा था तो हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला था। अब अगर हम लोग ध्यान दें फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हम देख रहे हैं कि तो जो हमारा कंपोनेंट ऑफ T1 है वर्टिकल डायरेक्शन में वो नीचे की ओर है, ठीक है ना, वो माइनस है। और वो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा आपका माइनस T1 साइन अल्फा। ओके, फाइन। ये आपका जो कंपोनेंट T2 का है वो वर्टिकली अपवर्ड है, और वो क्या रहेगा, वो है हमारा प्लस T2 साइन बीटा। फाइन, क्योंकि यहाँ पर हमारा एंगल बीटा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है T2 पर एट पॉइंट P, वो है हमारा T2 साइन बीटा। फाइन, तो ये हमें बता रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है, और यही फोर्स जो है हमारा हमारे न्यूटन सेकेंड लॉ से हम कहेंगे कि ये जो फोर्स है वो क्या है, वो मास इनटू एक्सीलरेशन है। फाइन, तो मास इनटू एक्सीलरेशन जो है वो हमारा राइट हैंड साइड में हमने लिख दिया। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, अब मास क्या है हमारा, अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो हमने अभी इमेजिन किया था कि जो मास पर यूनिट लेंथ है जो कि रो है हमारा, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। ठीक है, तो अब हम लोग ये जो रो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, तो मास क्या हो जाएगा, रो इंटू हमारा डेल्टा एक्स हो जाएगा। और वो डेल्टा एक्स हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो डेल्टा एक्स है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया रो इंटू डेल्टा एक्स जो कि हमारा मास है। ठीक है ना, क्योंकि रो क्या था हमारा, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमें मालूम है कि वो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन होता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो हमारा वाइब्रेशन हो रहा है, ये जो हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है जिसे हमने u नाम दिया है, उसका ही हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये हमारा है डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर। फाइन, तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। अब हम क्या करें, अब हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अगर t से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या फायदा मिलने वाला है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारा है माइनस T1 साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाई t, और फिर ये हो गया आपका प्लस T2 साइन बीटा
एंड देन डिवाइडेड बाई टी, और ये आपका राइट हैंड साइड एज इट इज हमने यहाँ पर रहने दिया है। ओके, तो ये t जो है, इस t को हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारे फर्स्ट टर्म में जहाँ पर हमने न्यूमरेटर में t1 साइन अल्फा लिखा है, वहाँ हम डिनोमिनेटर में t को रिप्लेस कर सकते हैं t1 कॉस अल्फा से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं t है हमारा t1 कॉस अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों को हमने t नाम दिया है। सिमिलरली सेकेंड टर्म हमारा क्या है, t2 साइन बीटा। ओके, और यहाँ पर हम लोग t को रिप्लेस कर देंगे t2 cos बीटा से, तो ये हो जाएगा आपका t2 cos बीटा। फाइन, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या बन गया, लेफ्ट हैंड साइड ये t1 और t2 को अगर हम कैंसिल कर दें तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपका है, मैं इसे अगर साइन बीटा को पहले लिखूं तो ये आपका हो गया tan बीटा। ओके, tan बीटा माइनस tan अल्फा, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको देता है tan बीटा माइनस tan अल्फा, और राइट हैंड साइड में आपका है रो बाई टी डेल्टा एक्स, एंड देन ये मल्टीप्लाइड है डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर से। ओके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको tan बीटा माइनस tan अल्फा दे रहा है, इसका मतलब क्या है, tan बीटा क्या है, tan बीटा मेरा स्लोप है, करेक्ट ना, स्लोप है एट पॉइंट बी, tan अल्फा क्या होता है, स्लोप है एट पॉइंट ए। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको बता रहा है कि आपका स्लोप में कितना डिफरेंस हुआ है, ये आपका इस इतनी दूरी पर आपके स्लोप में कितना डिफरेंसेस आया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमने सेम काम किया है, करेक्ट, और यहाँ पर हमने tan बीटा माइनस tan अल्फा हमने यहाँ निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि ये जो मेरा डेल्टा एक्स है, ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह अगर डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें तो हमारे राइट हैंड साइड से तो डेल्टा एक्स निकल जाएगा, ठीक है, वो हमारा रो बाई टी डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा एनालाइज करें तो ये हमें क्या बता रहा है, ये डेल्टा एक्स तो अपने आप में काफ़ी छोटी क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये काफ़ी छोटा सा डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट के बीच में। मतलब हम कहें कि अगर ये मेरा डेल्टा एक्स नियरली ज़ीरो है, अगर हम लिमिट देखें हमारे लेफ्ट हैंड साइड का, तो इसका मतलब क्या है, ये हमें बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी स्ट्रिंग में वो हमारा क्या है, ठीक है, क्योंकि हमने अगेन यहाँ पर डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स किया है, मतलब ये tan बीटा माइनस tan अल्फा तो हमारा चेंज इन स्लोप है, मगर tan बीटा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। फाइन, तो इसका मतलब कि tan बीटा को अगर हम ध्यान दें, tan बीटा क्या है, tan बीटा हमारा स्लोप है, ठीक है, अगर हम बीटा बोले तो मतलब वो पोजीशन कौन सी है, हमारी पोजीशन है x प्लस डेल्टा एक्स का। सिमिलरली tan अल्फा क्या है हमारा, यहाँ पर जो tan अल्फा हमने लिखा है वो अगेन वो हमारा स्लोप ही है, ये हमारा डेल यू बाई डेल एक्स ही है, लेकिन उसका पोजीशन क्या है, एट पॉइंट x है। फाइन, तो अगर हम इसी चेंज ऑफ स्लोप को अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप बोले, मतलब हम लोग एक बार और डेल बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू निकाल रहे हैं, इन दोनों पोजीशंस के डिफरेंसेस का, मतलब हम लोग सेकेंड डिग्री पर आ रहे हैं, हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग लिख रहे हैं डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने उन्हीं चीजों को लिखा हुआ है, tan बीटा हमारा इतना है और tan अल्फा हमारा डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू एट पोजीशन x है। फाइन, और यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को हमने डिस्क्राइब किया है अभी अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसे वापस से लिख सकते हैं हमारा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर बन गया। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, अगर हम वापस इधर जाए तो ये हमारा है रो बाई टी, और ये हो गया डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर। फाइन, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, इसी इक्वेशन को रीअरेंज किया है, मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डेल टू यू बाई डेल टी स्क्वायर हमने लिख दिया है, तो ये हो गया आपका टी बाई रो। फाइन ना, ये आपका टी बाई रो, और ये हो गया आपका डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि ये जो मेरा टी बाई रो है, ओके, ये क्या है, ये आपका टेंशन डिवाइडेड बाई रो है, रो का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ दोनों तो हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। फाइन ना, टी बाई रो भी हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा बाई नेचर, तो अगेन हम लोग हमेशा बार बार
इस इक्वेशन में t बाई रो लिखने के बदले इसे हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर रिप्लेस कर दें, मतलब अगर हम लोग इसे c स्क्वायर से रिप्लेस कर दें तो हम लोग लिखेंगे del 2u बाई del t स्क्वायर इक्वल्स c स्क्वायर del 2u बाई del x स्क्वायर। ये हमने c स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि c स्क्वायर हमेशा बताएगा कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहेगी स्क्वायर करने पर, तो ये हमें हमेशा पॉजिटिव ही देगा। इसी वजह से हम लोग इस इक्वेशन में c स्क्वायर लिखते हैं। फाइन, तो या तो आप इसे लिखें, ये आपका इक्वेशन वन डायमेंशनल वेव का है, या और सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो सिंस ये डेल टी स्क्वायर है इस वजह से हम इसे यू टी टी भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा लिखने का एक तरीका है। और ये आपका सी स्क्वायर जो कि बता रहा है कि जो भी क्वांटिटी आप एक्चुअली में ले रहे हैं वो हमेशा आपको पॉजिटिव ही वैल्यू देने वाला है। और उसके बाद डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, यू एक्स एक्स। ठीक है, ये आपका अलग नोटेशन है लिखने का। यही आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। फाइन, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।